हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ सॉल्यूशंस देखे थे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24 है सेट बी का। तो इसमें क्या दिया गया है, लेट एफ बी ए नॉन कांस्टेंट। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। नॉन कांस्टेंट क्या है, एंटायर है, ठीक है। फंक्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉसिबल, क्या पूछ रहा है, इम्पॉसिबल। सो एफ ऑफ सी इक्वल टू सी। सो क्या करते हैं, इसको एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। अगर मैंने क्या ले लिया, क्या बोल रहा है, एफ ऑफ रेंज क्या होगा, पूरा सी हो जाएगा। इफ मैंने क्या ले लिया, एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड ले लिया, तो क्या हो जाएगा, इसका रेंज जो है एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन है तो इसका रेंज क्या होगा, सी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पॉसिबल हो रहा है, तो ट्रू हो रहा है, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, एफ ऑफ सी इक्वल टू सी माइनस जीरो होगा क्या। फंक्शन ले लिया एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड, तो क्या हो गया, एफ ऑफ सी सी माइनस जीरो हो गया, तो ये भी पॉसिबल हो रहा। क्लोजर क्या पूछ रहा है, एफ ऑफ सी बार इक्वल टू सी। अगर यही फंक्शन लिया साइन जेड, इसका क्लोजर क्या होगा, एफ ऑफ सी बार इक्वल टू सी आएगा, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल हो रहा, तो डी क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। पर इसके लिए क्या है, अगर एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ सी कंटेन इन आर बोल रहा है, तो क्या होता है, हमारे पास पिकार्ड-लिटिल थ्योरम हो रहा है। उसमें क्या है, इफ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन देन इट कैन ओमिट एट मोस्ट वन पॉइंट। मतलब उसका जो रेंज है सी में से क्या हो जाएगा, ये ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट, मतलब रेंज जो होगा फंक्शन का, रेंज ऑफ एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, नॉन कांस्टेंट एंटायर है तो सी माइनस सिंगलटन ए। ये क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट ओमिट कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अगर इसमें क्या कर रहा है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, ये जो लाइन है आर, इसको छोड़कर बाकी के सभी पॉइंट ओमिट कर रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, पर दिया गया है नॉन कांस्टेंट। सो दिस इज इम्पॉसिबल, ये गलत है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दो स्टेटमेंट दी गए हैं। क्या है, फर्स्ट ए स्टेटमेंट है, मॉड ऑफ ई टू द पावर साइन जेड डज नॉट एज्यूम इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन सी। एंड बी में दिया गया है, मॉड ऑफ साइन ई टू द पावर जेड डज नॉट एज्यूम इट्स मिनिमम वैल्यू इन सी, ठीक है। तो पूछा गया है, ए ट्रू है, बी ट्रू है, दोनों ट्रू है और दोनों फॉल्स है। तो कंसिडर स्टेटमेंट ए कंसिडर करते हैं। तो साइन जेड जो है, ये क्या है, इसका रेंज सी है, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर सी, मतलब e टू द पावर जेड की तरह ये फंक्शन ऐड करेगा, ठीक है ना। तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि e टू द पावर जेड तो अनबाउंडेड होगा। अगर अनबाउंडेड फंक्शन है तो वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, उसका मॉडुलस नहीं करेगा, तो क्या करेगा, इट डज नॉट एज्यूम इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन सी, ये तो ट्रू हो रहा, ठीक है। सिमिलरली साइन e टू द पावर जेड, e टू द पावर जेड का क्या होगा, रेंज सी माइनस जीरो, ठीक है। और साइन सी माइनस जीरो क्या हो जाएगा, अभी इसको मॉड्यूलस लगा दिया है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा मॉड फंक्शन का, जीरो होगा, तो इसको जीरो वैल्यू अटेंड करना पड़ेगा। कब करेगा, जब e टू द पावर जेड क्या होगा, जीरो होगा या पाई होगा, टू पाई। अभी ये तो जीरो नहीं हो रहा, e टू द पावर जेड इज नेवर इक्वल टू जीरो, बट e टू द पावर जेड इक्वल टू एन पाई, ठीक है ना, क्योंकि रेंज क्या है इसका, c माइनस जीरो है e टू द पावर जेड का। तो एक ऐसी वैल्यू z मिलेगी जिसके लिए e टू द पावर जेड क्या हो जाएगा, पाई, टू पाई हो जाएगा, तो ये साइन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये क्या कर रहा है, जीरो वैल्यू अटेंड कर रहा है, तो ये मिनिमम क्या कर रहा है, अटेंड कर रहा है। इसमें क्या बोल रहा है, डज नॉट अटेंड, तो ये गलत हो रहा। सो ओनली ए इज ट्रू, यस, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या दिया है, ये फ्रॉम सी टू सी बी ए नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन। मतलब क्या दिया है, एंटायर फंक्शन दिया गया है, सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू मॉड जेड फॉर दिस कंडीशन, मींस फॉर सफिशिएंटली लार्ज जेड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछ रहा है। तो ये क्या है, सीधा सीधा एक्सटेंशन ऑफ लियोलिस थ्योरम है। एक्सटेंशन ऑफ लियोलिस थ्योरम क्या होता है, ये एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड भी है एंटायर फंक्शन सच दैट mod of f of z is less than or equal to b into mod of z to the power alpha, where this b is greater than 0 and alpha belongs to r positive. For z mod of z greater than r, means for sufficiently large z, then
दिस f of z is a polynomial of degree greatest integer of अल्फा। ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, 1 है, सो b इज ग्रेटर देन 0 आ गया। फर्दर जो अल्फा है वो क्या है, 1 है, तो यार पॉजिटिव में जा रहा है और मॉड z सफिशिएंटली लार्ज है। ठीक है, तो f ऑफ z क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन जो है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 हो जाएगा। ये क्या होगा, a0 प्लस a1 z हो गया। ठीक है, तो अभी फॉल्स पूछ रहा है, f ऑफ z तो पॉलिनोमियल मिल गया, तो ये 1 1 होगा क्या। अभी 1 1 के लिए क्या करते हैं हम, f ऑफ z1 इक्वल टू f ऑफ z2 कंसिडर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a0 a1 z1 इक्वल टू a0 a2 z2, ये हो जाएगा a1 z1 इक्वल टू a2 z2 विच इंप्लाइज z1 इक्वल टू z2 आ गया। तो क्या हो जाएगा, 1 1 हो रहा है, ये ट्रू है। ठीक है, अभी ऑन टू होगा क्या, जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो क्या होता है, ऑन टू होता है, तो ये भी ट्रू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, f dash of z is not equal to 0 for all z belongs to C। अगर इस प्रॉपर्टी क्या है, f ऑफ, मैं क्या बोल रहा हूँ, a1 है, ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा इस कंडीशन से, क्योंकि अब क्या दिया है यहाँ पे, नॉन कांस्टेंट दिया है। मैंने क्या ले लिया, अगर a1 इक्वल टू 0 ले लिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ z इक्वल टू a0 हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, a1 इज नॉट इक्वल टू 0 since this function is non constant। so f dash of z क्या हो जाएगा, a1 and a1 is not equal to 0, तो क्या हो रहा है, f dash of z नॉन कांस्टेंट फंक्शन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, f dash of z is not equal to 0 for all z belongs to C। so ये ट्रू हो रहा है, so ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अगर इसको काउंटर एग्जांपल से सॉल्व करना पड़ेगा तो भी कर सकते हैं, आपको थ्योरम नहीं पता तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया, z ले लिया। ठीक है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा क्या, देखते हैं। ठीक है, f ऑफ z इक्वल टू z, देन मॉड z इज लेस देन और इक्वल टू मॉड z, ये तो ट्रू हो रहा है, फॉर मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 2019। देन ये फीस 1 1 है, यस ये फंक्शन 1 1 है, ये ऑन टू भी है। ठीक है, ये डैश ऑफ z क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है ना, तो नॉन जीरो है, और ये मैप्स अ लाइन ऑन टू सर्कल, ये होगा क्या, अगर मैंने क्या लिया, ये मैंने x एक्सिस ले लिया, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0, तो इसका इमेज भी क्या आ रहा है अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या दिया गया, ये फ्रॉम C टू C बी द नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, मतलब क्या है, नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है, सच दैट मॉड ऑफ f ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू मॉड z फॉर सफिशिएंटली लार्ज z दिए गए, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछा गया है। तो ये क्या है, सीधा सीधा एक्सटेंशन ऑफ लियोलिस थ्योरम है। एक्सटेंशन ऑफ लियोलिस थ्योरम क्या होता है, इफ f ऑफ z एन एंटायर फंक्शन सच दैट मॉड ऑफ f ऑफ z is less than or equal to b into mod z to the power alpha, where this b is greater than 0 and alpha belongs to R positive for sufficiently large z, then this f of z is an polynomial of degree greatest integer of alpha। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, b इक्वल टू, और अल्फा क्या है, 1 है, ये आर पॉजिटिव को बिलोंग कर रहा है, और z सफिशिएंटली लार्ज है, तो f ऑफ z क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉलिनोमियल डिग्री 1। ठीक है, तो अभी इसके प्रॉपर्टीज, ये क्या बोल रहा है, ये 1 1 होगा क्या, 1 1 के लिए क्या करेंगे, f ऑफ z1 इक्वल टू f ऑफ z2 लेंगे, ये क्या हो जाएगा, a0 प्लस a1 z1 इक्वल टू a0 प्लस a1 z2, which implies a1 z1 equal to a2 z2, which implies z1 equal to z2। तो ये 1 1 हो रहा है, तो ये ट्रू हो रहा है। ऑन टू होगा क्या, पॉलिनोमियल जो होता है कौन सा भी डिग्री का ले, तो ये क्या होता है,
ऑन सी ऑन टू होता है फंक्शन, तो ये भी ट्रू हो रहा है। अभी ये फंक्शन क्या है, नॉन कांस्टेंट है। अगर मैं a1 जो है अगर 0 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए नॉट हो जाएगा, कांस्टेंट हो रहा। तो a1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, एफ डैश ऑफ जेड निकालेंगे तो ये आ जाएगा a1 एंड a1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो एफ डैश ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो ये क्या हो रहा है, ये भी ट्रू हो रहा है, ठीक है ना। सो ऑप्शन ए जो है ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अभी इसको क्या कर सकते हैं, हमें थ्योरम नहीं पता तो इसको काउंटर एग्जाम्पल से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैंने क्या ले लिया, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड ले लिया, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है क्या, ठीक है। इफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड देन क्या हो जाएगा, मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू मॉड जेड, ये हो जाएगा। ये क्या है, 1 1 होगा फंक्शन, ठीक है। ये ऑन टू भी होगा, एफ डैश ऑफ जेड 1 होगा, तो ये ट्रू होगा और मैप्स करेगा लाइन को सर्कल पे। ऐसा होगा क्या, मैंने क्या लिया, अगर एक्स एक्सिस ले लिया, y इक्वल टू 0 ले लिया, तो इसका इमेज क्या होगा, अंडर एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड सेम आ जाएगा, ठीक है ना, y इक्वल टू 0। तो लाइन को किस पे मैप कर रहा है, लाइन ये आइडेंटिटी के फंक्शन की तरह मतलब बिहेव कर रहा है, तो लाइन को लाइन पे मैप कर रहा है, तो ये गलत हो गया और क्या पूछ गया, फॉल्स, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मैप द यूनिट डिस्क ऑन टू राइट हाफ प्लेन, मतलब किसके मॉड जेड लेस देन और इक्वल टू 1 ऑन टू z belongs to c such that x is greater than 0। तो ये जो यूनिट डिस्क है इसको किस पे मैप करना है, ये राइट हाफ प्लेन पे, ठीक है ना। तो अब इसको इन जनरल कैसे निकालते हैं हम, एफ ऑफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू निकालते हैं और उस एफ ऑफ डब्ल्यू निकालते हैं। तो ये तो एग्जांपल में पॉसिबल नहीं, तो इसको काउंटर एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। अगर मैं क्या करूं, पॉइंट ले लो कौन सा जिसका इमेज क्या हो रहा है, अगर लेफ्ट हाफ प्लेन में जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। अगर क्या लिया, एफ ऑफ 0 ले लिया, ठीक है, तो ये डिस्क में है, तो इसका इमेज क्या हो जाएगा, -1, ठीक है ना, माइनस आइटा अपन आइटा, तो ये क्या हो रहा है, ये -1 यहाँ जा रहा है, तो ये लेफ्ट हाफ प्लेन में जा रहा है, तो ये तो नहीं मैप करेगा, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए भी क्या लेते हैं, z इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा, सिमिलरली -1, सो ये भी गलत हो रहा। अब इसमें क्या ले लिया, z इक्वल टू 0 ले लिया, तो ये क्या होगा 1, ये तो राइट हाफ प्लेन में जा रहा है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लेना पड़ेगा। क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे z इक्वल टू -1 ले लिया, तो एफ ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो 0 क्या है, इंक्लूड नहीं है राइट हाफ प्लेन में, तो ये भी गलत हो रहा, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है, लेट f be the analytic function on c minus 0 and let v1 and v2 be the two function from this closed interval to c minus 0 be defined by this, then इंटीग्रेशन i1 और i2 दिए, दो इंटीग्रेशन दिए गए और उसके बीच का रिलेशन बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं, f of z इक्वल टू 1/z ले लिया, तो क्या हो जाएगा, वो c माइनस 0 पे ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, और v1 एंड v2 भी क्या है, दो फंक्शन है। v1 इक्वल टू क्या है, सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, ठीक है, ये क्या है, r इंटू ई टू द पावर i थीटा, r1 है तो सर्कल ऑफ रेडियस 1 हो जाएगा, और v2 क्या हो जाएगा, सर्कल ऑफ रेडियस 10, ये 10 और ये 1, तो इंटीग्रेशन पूछ रहा है, i1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर v1 1/z dz, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे, तो z इक्वल टू 0 सिंगुलरिटी, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 इंटू 2 पाई आइटा, सो 2 पाई आइटा इंटू f ऑफ 0 क्या है, 1 है,
तो ये 1, ये 2 पाई आइटा हो जाएगा। सिमिलरली I2 ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर V2 1/z dz, ठीक है। सिमिलरली कॉची इंटीग्रल फार्मूला, अभी क्या है, इसको सिंगुलरिटी जो है इस कर्व को एट z इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये 2 पाई आइटा इंटू एफ ऑफ 0 क्या है, 1 है, ऊपर का फंक्शन होता है ना एफ ऑफ z अपन z माइनस ए होता है यहाँ पे, तो ये इंटू 1। अभी क्या कुछ बच्चे क्या हो रहे, कंफ्यूज हो रहे, क्योंकि यहाँ रेडियस 10 की है, अगर ऊपर 10 पाई आइटा होता तो ये क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाता। पर क्या है, जो एंगल है वो एंगल में रोटेशन नहीं है, एंगल सिर्फ एक ही बार रोटेट कर रहा है ना, ये 2 पाई आइटा है और यहाँ पे भी क्या है 2 पाई आइटा, यहाँ 10 टाइम्स होता तो ये 10 टाइम्स रोटेट करता, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो I1 इक्वल टू क्या आ रहा है, I2 आ रहा है। सो ऑप्शन ए इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इसमें फंक्शन दिया गया है f ऑफ z इक्वल टू cot z बाई z, देन ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसको क्या करेंगे, हम सेट ऑफ सिंगुलरिटीज निकालेंगे, किसका, cot z का निकालते हो z का, और दूसरा यूनियन ले लेते हो, क्या हो जाएगा सेट ऑफ सिंगुलरिटी, ये इज इक्वल टू, अभी ये cot z अगर मैंने क्या लिया cos बाय sin z ले लिया, तो sin n पाई पे क्या हो रहा है 0 है, तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा। तो सेट ऑफ सिंगुलरिटी क्या होगा, n पाई सच दैट n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, और 0 पे आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये सेट ऑफ सिंगुलरिटी हो गया। और ये क्या हो रहा है, काउंटेबल इनफाइनाइट हो रहा है, और यहाँ पे क्या दिया है अनकाउंटेबल, तो ये गलत हो रहा, ठीक है। तो ऑप्शन से जाएंगे, ये हैज अ पोल एट z इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैंने क्या ले लिया, पोल होगा, अगर ये का ट्रू ले लिया तो क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंडिंग्स टू 0 z माइनस 0 cot z अपॉन z फाइनाइट आना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंडिंग्स टू 0 cot z, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये तो नॉन फाइनाइट है, तो ये भी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, सिंपल पोल नहीं है एट z इक्वल टू 0। अब ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो ऑड फंक्शन होगा तो उसका रेसिड्यू क्या होगा, एट z इक्वल टू 0, मतलब जो भी पॉइंट है तो उस पे 0 हो जाएगा इसका रेसिड्यू। तो क्या बोल रहा है, रेसिड्यू ऑफ दिस फंक्शन एट z इक्वल टू 0 इज 1, तो ये गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू 0, ये ट्रू होगा। अगर रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगा तो क्या होगा, रेसिड्यू तो 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, रेसिड्यू 0 हो जाएगा। अगर इसकी लिमिट निकालनी है तो क्या करेंगे, लिमिट z टेंडिंग्स टू 0 cot z बाय z, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन 0। कैसे निकालेंगे, अब ये इसको काउंटर एग्जांपल से सॉल्व किया तो ये फाइनाइट आ जाएगी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है तो इसको ट्राई कीजिए आप, कैसे निकालेंगे कोशिश कीजिए। सो ऑप्शन बी इज ट्रू। कुछ क्वेश्चन है रियल के, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पूछे गए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज कॉन्वेक्स सेट, और इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, दो अगर कौन सा भी सेट, अब इफ सेट यस इज कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ लैम्डा x1 plus 1 minus lambda x2 belongs to this set for lambda belongs to 0 1 interval and x1 x2 belongs to this set। मतलब अगर कौन से भी दो पॉइंट है उसको, ये क्या है लैम्डा x1 plus 1 minus lambda x2, ये लाइन है x1 और x1 और x2 को ज्वाइन करना है। अगर ये लाइन क्या हो जाती है, यस में लाई करती है, तो क्या बोलते हैं, ये सेट यस इज अ कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये R2 में इसका ग्राफ निकालेंगे, ये तीनों भी सेट का, और इससे हम कैसे कॉन्वेक्स होता है ये देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, y इक्वल टू x, तो इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कौन से भी दो पॉइंट है तो इसको कनेक्ट करने वाली लाइन क्या कर रही है, इसी सेट में लाई कर रही है, तो ये कॉन्वेक्स हो रहा। सेकंड क्या है, y इज लेस देन और इक्वल टू मॉड x, मॉड x का ग्राफ क्या है, दिस इज मॉड x, और जो ऊपर के पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड x, और यहाँ क्या होगा, ये जो है सेट इसके लिए y इज लेस देन
स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड x कब होगा, इसको छोड़ के, ठीक है ना, ये छोड़ के ये नीचे वाला सेट। अगर मैंने क्या ले ली, यहाँ के 2 पॉइंट ले ले, समझो इस एक्सिस के ऊपर के, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर के कौन से भी 2 पॉइंट लिए, तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन जो है इसमें लाई करेगी क्या, नहीं, क्योंकि ये जो पोर्शन है इस लाइन का ये क्या है, इस सेट में लाई कर रहा है, और ये तो क्या हो रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो ये कॉन्वेक्स होगा क्या, नहीं, तो ये गलत हो रहा है। अभी क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, दिस इज एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ क्या होगा, y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, और नीचे होगा y इज लेस देन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी कौन से भी यहाँ के 2 पॉइंट ले ले एक्स एक्सिस के ऊपर के इस सेट के, तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन कहाँ है, इस सेट में नहीं लाई करेगी, ये सॉरी यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट आ जाएगा। तो इसमें अगर कौन से भी पॉइंट ले लिए तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन इसी सेट में रहने वाली है, तो ये ट्रू हो जाएगा। सो 1 and 3 आर द कॉन्वेक्स सेट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या क्या है, एक्स एंड बी द कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, सीक्वेंस कौन सी दी है, कॉन्वर्जेंट, और क्या है, पॉजिटिव रियल वैल्यूड नंबर, मतलब जो रेंज है वो क्या है इसकी, आर पॉजिटिव में कंटेंट कर रही है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बोला गया है। तो फर्स्ट क्या दिया गया है, द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज पॉजिटिव। अभी सीक्वेंस कौन सी है, पॉजिटिव रियल नंबर की, तो लिमिट बोल रहा है इसकी पॉजिटिव होनी चाहिए। इसको काउंटर एग्जांपल से देखेंगे, इफ मैंने क्या लिया, एक्स एन इक्वल टू 1/n, ये सीक्वेंस दिया तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0, ठीक है ना, 0 लिमिट है। ये सीक्वेंस तो कौन सी है, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है ना, आर पॉजिटिव, पर लिमिट क्या आ रही है, 0, मतलब नॉन नेगेटिव आ रहा है, तो लिमिट बोल रहा है पॉजिटिव, तो ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस मे बी नेगेटिव, अभी क्या बोल रहे हैं, मे बी, मतलब ऐसी सीक्वेंस मिल सकती है क्या कि जिसकी जो लिमिट है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो क्या होता है, जो रेंज सेट है मतलब सीक्वेंस का, तो उसका जो डिराइव्ड सेट है उसमें ज्यादा से ज्यादा उसकी लिमिट कंटेंट हो सकती है, तो इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा, आर पॉजिटिव, इसका डिराइव्ड सेट लिया क्योंकि जो रेंज है सीक्वेंस की वो आर पॉजिटिव में कंटेंट कर रही है, तो इसका डिराइव्ड सेट होगा आर पॉजिटिव यूनियन 0। तो ज्यादा से ज्यादा जो लिमिट पॉइंट है तो इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो जो सीक्वेंस है, जो अभी सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है, तो सब सीक्वेंस भी क्या होगी, कॉन्वर्जेंट होगी, और वो सेम पॉइंट को कॉन्वर्जेंट होगी, तो उसका भी जो लिमिट पॉइंट है वो क्या होगा, आर पॉजिटिव, मतलब नॉन नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, देयर इज सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस व्हिच सॉरी लिमिट ऑफ द सीक्वेंस मे बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, लिमिट ऑफ द क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लिमिट पॉइंट है वो नॉन नेगेटिव हो रहे हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है, मे बी नेगेटिव, नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं ना, तो ये भी गलत हो रहा है। अभी क्या बोल रहा है, देयर इज सबसीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस व्हिच हैज अ पॉजिटिव लिमिट। अभी यही सीक्वेंस ली मैंने, xn इक्वल टू 1/n, तो उसकी कौन सी भी सब सीक्वेंस ली तो वो क्या हो जाएगी, 0 को ही कॉन्वर्ज हो रही है ना, क्योंकि कॉन्वर्जेंट है तो सब सीक्वेंस क्या होगी, उसी पॉइंट को कॉन्वर्ज होगी, तो वो क्या हो रहा है, नॉन नेगेटिव आ रहा है, 0 मतलब नॉन नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है तो पॉजिटिव लिमिट, तो ये तो गलत हो रहा है ना। ऐसी सीक्वेंस मिल रही है जिसकी सब सीक्वेंस क्या हो रही है, 0 को कॉन्वर्ज कर रही है, तो दिस इज फॉल्स, सो डी ट्रू हो जाएगा। द लिमिट ऑफ एवरी सबसीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस इज नॉन नेगेटिव, क्योंकि जो लिमिट सीक्वेंस की होगी वही सब सीक्वेंस की होगी, और सीक्वेंस की लिमिट क्या हो सकती है, नॉन नेगेटिव हो सकती है, मतलब 0, आइदर 0 और आर पॉजिटिव, तो सब सीक्वेंस की लिमिट भी क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी। सो ऑप्शन डी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया गया है, एफ फ्रॉम आर टू क्यू बी द नॉन कांस्टेंट इंक्रीजिंग, क्या है, नॉन कांस्टेंट इंक्रीजिंग फंक्शन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना, फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन बोलते हैं इसको। अभी क्या है इसका मीनिंग क्या होता है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ये ले लेते हैं ना। इसका ग्राफ कैसे होता है, ये देखिए, अभी जब भी 0 to 1 के बीच में होगा कौन सा भी, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1,
और जब ये 1 2 बीच के होगा जब इसका डोमेन का, तो इसका क्या आ जाएगा वैल्यू एफ ऑफ एक्स का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 के लिए 2 और 2 के 3 बीच के लिए ये 2 आ जाएगा 3, और यहाँ -1 और 0 के बीच के लिए क्या, -1 और -2 के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है ना, -2 और -3 के बीच के लिए आ जाएगा -3। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 है क्या, अगर मैंने क्या लिया है एफ ऑफ 1.2 ये आ जाएगा 1, और एफ ऑफ 1.3 ये भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है नॉट 1 1। ठीक है, ये गलत हो रहा है। इसके बाद ये ऑन टू होगा क्या, क्योंकि इसकी रेंज में क्या आ रहा है, सिर्फ इंटीजर आ रहा है। अगर मैंने कौन सा भी क्या लिया, इंटीजर छोड़ के दूसरा रैशनल नंबर लिया 1.4 ले लिया, तो इसको प्री इमेज मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 2 ये गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, एफ इज नॉन कांस्टेंट ऑन एनी इंटरवल। अगर मैंने क्या लिया यहाँ पे इंटरवल 0 to 1/2 ले लिया, तो इसका इमेज क्या आ जाएगा 0। ठीक है ना, तो इसी इंटरवल पे क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इज नॉन कांस्टेंट ऑन एनी इंटरवल, तो ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो ऑप्शन ए इज ट्रू होगा, ये फिर कांस्टेंट ऑन सब इंटरवल। अगर मैंने क्या लिया है, इसके बीच का कोई भी इंटरवल ले लिया है 0 to 1 के बीच का, 2 या 3 के बीच के लिए, तो इस पे क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।